हेलो दोस्तों। परीक्षा की शिक्षा में आप सभी को स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देखिए यूपी बी एड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। आप किसी भी स्टेट के हो, बिहार, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, कहीं के भी हो, तो हमारी क्लासेस जो होती है रेगुलर जीके जीएस की सुबह 11 बजे और सामान्य हिंदी की जो होती है शाम को 7 बजे, वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और हमें देखिए इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी की क्लास है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वज्र भाषा है। वज्र भाषा आपकी कैसी है? तो वज्र भाषा की बात करें तो आपका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा, आपका राइट आंसर होगा। पश्चिमी हिंदी में देखिए कौन कौन सी बोली बोली जाती है। कन्नौजी, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू तथा ब्रज भाषा को सम्मिलित किया गया है। खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, बिजनौर, बिजनौर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। और जो बांगरू बोली है, वो देखिए उसको जाट या हरियाणवी बोली भी कहते हैं। इसलिए जो ब्रज भाषा आपको मथुरा के आसपास हुआ ब्रज मंडल में बोली जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा हो जाएगा इन चारों में से? तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया है, उपरोक्त आपका गलत है। इसकी शुद्ध वर्तनी देखिए क्या होती है। ऊपर युक्त। ठीक है, ये आपकी इसकी शुद्ध वर्तनी होती है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका उल्लेख ऊपर या पहले हो चुका हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर। निम्न प्रश्न में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। इसमें हमको अशुद्ध शब्द पहचानना है, तो इन चारों में से आपका अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका उज्ज्वल वाला दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका अशुद्ध है। ठीक है, इसका शुद्ध शब्द देख लीजिए क्या होता है, उज्ज्वल। ठीक है, ऐसा होता है। चलिए, जिस इसका अर्थ क्या होता है? तो एक तरह का प्रकाश और स्वच्छ या निर्मल होने की अवस्था का भाव जो होता है उसको उज्ज्वल कहते हैं। चलिए अगला है आपका 54 नंबर। निम्न प्रश्न में से अशुद्ध शब्द को पहचानिए। इसमें से हमको अशुद्ध शब्द पहचानना है इन चारों में से। तो इसमें से अशुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो अंतरात्मा। ठीक है, जो अंतरात्मा जो दिया गया है, अंतरात्मा। ठीक है, आपका अशुद्ध हो जाएगा। इसका क्या होता है? तो अंतरात्मा होता है। ठीक है, ये आपका शुद्ध शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? आत्मा की आवाज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 55 नंबर। किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन है? किस क्रमांक में आपका अंतःस्थ व्यंजन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा य और व में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत एवं होठ को परस्पर परस्पर स्पर्श होता हो, लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता हो। ये आपके क्रमशः और कौन कौन से होते हैं? र, र, ल, व। ठीक है, तो आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। वो व्यंजन है, वो आपका कैसा व्यंजन है बताने की कोशिश कीजिए। अभी आपको कराया था, वो आपका अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसका जो उच्चारण स्थान है, जीभ, तालु, दांत और होठ का परस्पर स्पर्श होता है इसको उच्चारण करने में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखते हैं 57 नंबर क्या है। देहात। देहात शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? देहात शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? तो देहाती। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह जो गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता हो या गांव में रहने वाला जो व्यक्ति होता है उसको देहाती कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर।
छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? छोटा जो शब्द होता है उसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? तो छोटा का जो भाववाचक शब्द होता है छुटपन, ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा शब्द भाववाचक संज्ञा के रूप में छुटपन हो जाएगा। जो शब्द किसी वस्तु के गुण पदार्थ की अवस्था या दशा का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। और छुटपन का आपका अर्थ क्या होता है? बचपन, बाल्यपन, लड़कपन। तो ये सभी आपके अ, भाव का मतलब आपको दर्शा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। अक्षाई का विशेषण रूप क्या होगा? अक्षाई का विशेषण रूप क्या हो जाएगा? तो इसका विशेषण रूप आपका होगा अच्छा, ठीक है, जो ऑप्शन डी दिया गया आपका राइट आंसर। अच्छा ही आपका भाववाचक संज्ञा है जो कि अच्छा शब्द से बनी है, याद रखिएगा। अच्छा शब्द आपका गुणवाचक विशेषण होता है, याद रखिएगा ये भी बात। चलिए 60 नंबर आपका। उस ग्रंथ में 50 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द आपका कैसा है? आपको उत्तर जो संकेतवाचक है, ठीक है, संकेतवाचक विशेषण है। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करते हैं वे आपके संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर। श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द आपका कैसा है? श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे जो शब्द है आपका कैसा शब्द है? तो आपका क्रिया विशेषण, ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया विशेषण क्या होता है? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका 62। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है बताने हैं हमको? कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में आपके कितने विशेषण हैं? ऑप्शन हो जाएगा इसका 3, ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया है आपका राइट आंसर, ठीक है। कौन कौन से विशेषण हैं इसमें बता दूं आपको, तो एक मिनट रुक जाइए। अंतिम एक विशेषण, सर्वोच्च आपका 2 विशेषण, और आपका है एक ध्येय, ठीक है, ये आपका तीसरा विशेषण। तीनों के तीनों आपके विशेषण है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 63 नंबर। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा संभूकर, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर संभूकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेषण शब्द नहीं बनाए जाते, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा धूमिल, ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर। इस वाक्य में अपादान कारक है, इस वाक्य में आपका अपादान कारक है चाकू से फल काटो, हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें आपका अपादान कारक है, तो जो ऑप्शन आपका आपको बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें आपका देखिए अलग होने की जहाँ प्रवृत्ति होती है वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है, तो याद रखिएगा। संज्ञा के जिस रूप में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है वहाँ आपका अपादान कारक के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। इसकी विभक्ति चिन्ह होती है से, ठीक है, जो से होती है आपकी विभक्ति होती है इसकी अपादान कारक की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा तपस्विनी, ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा तपस्विनी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, इन चार में से आपका तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो चैत, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चैत तो तद्भव शब्द है, चैत का तत्सम रूप आपका होता है चैत्र, ठीक है, इसका
तत्सम रूप आपका चैत्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अन्य तीनों जो दिए गए हैं, चूड़, चंदू, चंद्र, ये सभी आपके तत्सम हैं। इनका तद्भव रूप होता है, चूड़ का देख लीजिए, इसका तद्भव रूप हो जाएगा आपका चूरन, ठीक है, चूरन। चंद्र का हो जाएगा चंद्रमा, और चंदू का हो जाएगा चोंच। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर, उन्मना। उन्मना शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? उन्मना शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो अनमना, ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर, 69 नंबर। नीचे दिए गए अनेकाधिक शब्दों को एक अर्थ के सार्थक्य लिखा हुआ दूसरा अर्थ बताइए। तो जड़ का आपका स्तब्ध दिया गया है, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा जड़ का? तो जड़ का दूसरा अर्थ हो जाएगा आपका मूर्ख, ठीक है, जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जड़ का देखिए अभिप्राय क्या होता है, तो अचेतन, वृक्ष का मूल, निर्जीव, ये सभी आपके जड़ के अनेकाधिक शब्द होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर, असुरक्षित शब्द कौन, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है आपका? सुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है आपका? 70 का सही उत्तर हो जाएगा अ प्लस सु, ठीक है। असुरक्षित शब्द में उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, इसमें अ प्लस सु आपका असुरक्षित हो जाता है। दो उपसर्ग शब्दों के अन्य उदाहरण देखिए आपके कौन से हो गए? नीर, धन, आ। इसका क्या हो जाएगा? नीर, धन, आपका हो जाएगा बन के निराकरण, ठीक है। ये सभी आपके दो दो उपसर्ग जोड़ते हैं इसे शब्दों में, और उपसर्ग आपके पहले जोड़ते हैं किसी भी शब्द के, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने वाला बना है? निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? जो प्रत्यय है वो आपका शब्द के बाद में लगता है, और जो आपका उपसर्ग होता है शब्द के पहले लगता है, याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन है, तो ऐसा रखिएगा। तो देखिए आपका जो यहाँ पे खवैया है, इसमें लगा है आपका वया प्रत्यय, याद रखिएगा। वया आपका एक कृतवाचक कृदंत प्रत्यय है। जिन कृदंत शब्दों से क्रिया के करने वाले का बोध हो उन्हें कृतवाचक कृदंत कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 72 नंबर, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। इन चारों में से आपका व्यंजन संधि का एक उदाहरण कौन सा नहीं हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, जो आपका आपको यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा धन उदकम, यानी कि गंगोदकम, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है गंगा से निकलने वाली, ठीक है, और इसमें आपकी गुण संधि लगी है। आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद नहीं है। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद नहीं है कौन सा? तो आपका उत्तर हो जाएगा सखी आगमन, ठीक है। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद अच्छा, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद हमसे पूछा है, तो सही आगमन, सही है, सॉरी, सखी धन आगमन आपका संख्यागमन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें आपकी यड़ स्वर संधि, याद रखिएगा, यड़ स्वर संधि है। चलिए अगला है 74 नंबर, नवोड़ा, ठीक है। नवोड़ा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नवोड़ा का सही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो नव धन उड़ा, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवोड़ा का सही संधि विच्छेद, इसका अर्थ क्या होता है? नवीन या तो नया होता है उसको कहते हैं, और इसमें आपकी गुण संधि लगी है। अगला है आपका आखिरी क्वेश्चन, यदि अ या आ के बाद ई
या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो कौन सी स्वर संधि कहलाती है आपकी? जो आपकी गुण स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट आंसर। यदि अ और आ के बाद आपकी छोटी ई या बड़ी ई या ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों मिलकर आपके क्रमशः ए, ओ और आपके अर, कौन सा अर? ए, ओ और जो आपका अर होता है, ये वाला अर, इसमें जब परिवर्तित हो जाते हैं ये आपके गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। याद रखिए, गुण स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, सभी याद रखिएगा। ठीक है, आ और ई के बाद आपका ए में परिवर्तित हो जाएगा, और आ के बाद जब आपका ऊ और बड़ा ऊ आएगा तो आपका ओ में परिवर्तित हो जाएगा, और आई के बाद जो आपका री आएगा, री वाला ये वाला शब्द, तो आपका अर में परिवर्तित हो जाएगा और आपके गुण स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा ये वाली बात। ठीक है, तो इसी के साथ जो वाली क्लास आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम रेगुलर बेसिस पर आपकी पी एच प्रिपरेशन 2023 की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।